अच्छा, आज हमने पढ़ना है बॉन्ड इशुएंस। ठीक है ना, बॉन्ड को कैसे इशू किया जाता है इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था फर्स्ट लेक्चर में, पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। ठीक है ना, पहले एक बार हल्का सा देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या था लास्ट टाइम। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमारे चैप्टर का नाम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ था। करंट लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। अब इनमें क्या फ़र्क होता है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक, फिर हमने पढ़ा था, ये पेज आगे पीछे कर दिए थे। पेज ठीक है, अब तरतीब से है ना। हाँ, बॉन्ड, बेसिस ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ा था। एडवांटेजेस ऑफ बॉन्ड, उसके 3 एडवांटेजेस थे। ये वाला जो एडवांटेज था इसको काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया था लेक्चर के अंदर। ठीक है, नहीं आपको समझ आ गई थी ना, आयशा को तो आ गई। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के 2 डिसएडवांटेज थे वो भी मैंने समझा दिए। फिर बॉन्ड ट्रेड कैसे होता है, ठीक है ना, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट होती है, वो भी मैंने आपको समझाई हुई है। ठीक, फिर उसके बाद जो है ना बॉन्ड इशूइंग प्रोसीजर क्या होता है वो भी उसमें बता दिया, और 2 इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए थे, इन बॉन्ड इंटेंचर और बॉन्ड सर्टिफिकेट। ठीक है ना, तो आज हमने पढ़ना है बॉन्ड इशुएंस के, बॉन्ड को इशू कैसे किया जाता है। तो इसे बड़ी ही डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का जो अहम तरीन पार्ट है ना वो यही है, बॉन्ड इशूएंस, पार, डिस्काउंट और प्रीमियम, पूरे चैप्टर का। बाकी सब आसान है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो एक एक वर्ड इससे पढ़ के समझते हैं क्या लिखा है। दिस सेक्शन एक्सप्लेन अकाउंटिंग फॉर बॉन्ड इशूएंस एट पार, बिलो पार। पार के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। पार वैल्यू, फेस वैल्यू या फेस अमाउंट एक ही चीज़ है। जो बॉन्ड के ऊपर अमाउंट लिखी होती है ना उसको पार वैल्यू। नॉर्मली 1000 का बॉन्ड होता है, $1000 का नॉर्मली। ठीक है ना, ये अमेरिका की बुक लिखी हुई है तो मैं उनकी मिसाल दे रहा हूँ, 1000, तो वो उसकी पार वैल्यू है। बिलो पार मतलब डिस्काउंट, 800 रुपये का अगर बेच रहे हैं कंपनी, 800 रुपये का बेच रही है तो फिर वो डिस्काउंट होगा। अबव पार क्या होता है, प्रीमियम, यानी अगर बॉन्ड 1000 का है और वो 1200 का बेचा जा रहा है तो वो प्रीमियम है। बॉन्ड 1000 का है, 1001 रुपये का, $1001 का बेचा जा रहा है तब भी प्रीमियम पे है, चाहे $1 भी ऊपर अमाउंट है वो प्रीमियम है। इट आल्सो डिस्क्राइब हाउ टू अमोर्टाइज, यानी वो कह रहा है कि ये जो हम सेक्शन पढ़ने लगे हैं ना इसमें एक तो हम पार, डिस्काउंट और प्रीमियम के बारे में बात करेंगे, और दूसरा अमोर्टाइज करना सीखेंगे डिस्काउंट को और प्रीमियम को। अब ये क्या होता है ये जब तक मैं आपको समझाऊंगा नहीं यहाँ एक्सप्लेन नहीं हो सकता, उसका खुलासा नहीं किया जा सकता। इसका खुलासा मैंने आपको कर दिया है कि डिस्काउंट क्या होता है और प्रीमियम क्या होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी पार पे। जब भी पार पे बॉन्ड को इशू किया जाता है तो उसकी क्या एंट्रीज़ होती हैं वो देख लेते हैं। टू इलस्ट्रेट एन इशुएंस ऑफ बॉन्ड एट पार वैल्यू, सपोज, अब वो मिसाल ले रहा है कि क्या बॉन्ड की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सपोज अ कंपनी रिसीव ऑथोराइजेशन टू इशू 800,000, इसे इंग्लिश में 800,000 पढ़ते हैं, उर्दू में हम पढ़े तो $8,00,000। ठीक है ना, $8,00,000 की उससे अथॉरिटी मिल गई है कंपनी को। किसकी तरफ से मिल दी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से मिली होगी। ठीक है ना, या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो होता है उसकी तरफ से अथॉरिटी मिली होगी कि आप इतने के बॉन्ड इशू कर सकते हो। तो अब वो इस पोजीशन में हैं कि $8,00,000 के वो डॉलर के वो बॉन्ड इशू कर सकते हैं ऑफ 9%। ये 9% साथ क्यों लिखा है? 9% ये मतलब है कि इस जो 8,00,000 के बॉन्ड आप इशू करोगे, $8,00,000 रुपये लोगे ना, उसके ऊपर 9% आप इंटरेस्ट दोगे। बात समझ आ रही है दोनों को? उस पर 9% इंटरेस्ट होगा। ठीक है ना, पर एनम, यानी 1 साल का, 1 साल का। ठीक है ना, यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं, हालांकि लिखते हैं वो पर एनम मतलब 1 साल का, 1 साल का 9% मिलेगा। 20 ईयर बॉन्ड्स डेटेड, यानी ये जो बॉन्ड है 20 साल के लिए होगा, 20 साल का बॉन्ड है। ठीक है ना, 20 साल के बाद जाके वो मैच्योर होगा। कंपनी क्या करेगी, बॉन्ड को वापस ले लेगी और जो बॉन्ड होल्डर के जितने पैसे थे उसकी फेस वैल्यू जो थी वो वापस कर देगी। 1000 का बॉन्ड था तो 1000 रुपये वापस कर देगी। 2000 का बॉन्ड था तो एक बॉन्ड के अगेंस्ट 2000 रुपये पर बॉन्ड, $2000 पर बॉन्ड वापस कर देगी, जो भी उसकी फेस वैल्यू होगी।
हाँ, एक बात आपको यहाँ बताता चलो। मिसाल के तौर पे कंपनी ने जब बॉन्ड दिया है ना तो डिस्काउंट पे दिया है। 1000 का बॉन्ड था लेकिन कंपनी ने 800 का दिया है, लेकिन जब वापस लेगी ना बॉन्ड तब 1000 पे देगी। इस पॉइंट की समझ आई है आप लोगों को? 1000 का बॉन्ड था, दोनों को आ गई है ना? चले आगे। हेलो, चलो ठीक है। अच्छा, आगे वो कहते हैं डेटेड जनवरी 2008 से ये स्टार्ट होगा और 2000 जो है ना 27 में ये ख़त्म होगा। ठीक है ना, 20 साल उसने कैलकुलेट। और फिर आगे वो ये कहता है पे इंटरेस्ट सेमी एनुअली, यानी हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट पे किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि ये जो 9% है ना, 9 हम निकालें, अमाउंट कैसे निकालेंगे? 8 लाख का 9% आपने ले लेना है। 1 मिनट होल्ड करो, बाहर कोई आया होगा। अच्छा जी, मैं क्या बात, हाँ वो यहाँ पे वो कह रहे हैं पे इंटरेस्ट सेमी एनुअली ऑन ईच जून, मतलब हर 6 महीने बाद जून, 30 जून को और 31 दिसंबर को ना इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है। लेकिन ये वाला जो रेट है ना, ये हमेशा एनुअली लिखा जाता है। नॉर्मली एनुअली रेट होता है, ठीक है ना, एनुअल रेट होता है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? छोटी छोटी कैलकुलेशन अभी साथ साथ सीखते जाते हैं। ये 8 लाख है ना, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, 0.09 से। ये हो गया 72,000, ठीक है ना। ये 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को। अगर कंपनी 8 लाख के बॉन्ड इशू करती है तो उसे हर साल 72,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ आई? अब अगर वो 6 महीने के बाद देती है तो इसी अमाउंट को 2 पे डिवाइड कर दो, 36,000, यानी हर 6 महीने बाद 36,000। पहले 6 महीने बाद 36,000, फिर 6 महीने बाद 36,000, तो टोटल वो 72,000 बन जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, एक अपना माइक ओपन करके बैठो ना, साथ साथ बोलते जाना। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है इसको कैलकुलेट करने का कि इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखो, सेमी एनुअली है ना, आप इसका हाफ करो। 9 का हाफ कितना होगा? हाँ, 4.5%। 4.5% 0.04, इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 लाख के साथ। चुप करो, ये 36,000 आ गया। ये भी तरीका है कैलकुलेट करने का। यानी ये जो रेट है ये एनुअली है, आप इसको हाफ़ कर दो और उस हाफ़ रेट को फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो वो 6 महीने का इंटरेस्ट निकल आएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप एनुअल इंटरेस्ट निकाल लो, फिर उसको 2 पे डिवाइड कर दो तो वो सेमी एनुअल निकल आएगा। दरवाज़ा बंद करो। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ आएगा? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर एक्सेप्टिंग द बॉन्ड इंडेंचर। इंडेंचर क्या होता है? बॉन्ड इंडेंचर अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है और अभी भी इसका जिक्र किया था। इंडेंचर क्या होता है? बॉन्ड होल्डर और इशूअर ऑफ बॉन्ड, इन दोनों के राइट्स लिखे होते हैं इसमें, ठीक है। आफ्टर एक्सेप्टिंग द बॉन्ड इंडेंचर ऑन बिहाफ ऑफ द बॉन्ड होल्डर, यानी बॉन्ड होल्डर में वो कह रहा है, लिखा हुआ है, द ट्रस्टी कैन सेल ऑल आर द पोर्शन ऑफ बॉन्ड टू एन अंडर राइटर, यानी जिसको ये बॉन्ड मिलेगा ना वो आगे भी इसको बेच सकता है, सारा का सारा या इसका कुछ हिस्सा आगे बेच सकता है, ठीक है। बात समझ आई? वही वाली बात, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अगर वो यहाँ लिख देते ना बॉन्ड इंडेंचर में, ये लिख देते कि आगे वो सेल नहीं कर सकता बॉन्ड होल्डर, तो फिर वो बॉन्ड को, जो बॉन्ड होल्डर है, वो सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जाके उसे सेल नहीं कर सकता था। यहाँ उन्होंने खुली छूट दे दी है, छुट्टी दे दी है कि आप बेचना चाहो तो बेच सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर आगे वो क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं इफ़ ऑल बॉन्ड आर सोल्ड एट पार, अगर सारे बॉन्ड, यानी ये तो टोटल अमाउंट बताई गई है ना 8 लाख की। अब अगर मिसाल के तौर पे 8 लाख है, 1000 का एक बॉन्ड हो, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनेंगे? 800 बॉन्ड बनेंगे। ये जो अमाउंट आपको दी गई है ना, ये टोटल अमाउंट है। अगर 1000 का एक, आप 500 के कर रहे हो, आप क्या करोगे? 500 का एक बॉन्ड इशू कर रहे हो, 500 पे डिवाइड करो, मतलब अब 1600 बॉन्ड इशू करोगे।
लेकिन हमारा ताल्लुक इन नंबरिंग के साथ नहीं है, हमारा ताल्लुक इस टोटल अमाउंट के साथ है, ठीक है ना। 8 लाख के हमने बॉन्ड इशू करने हैं, यानी हमारी लाइबिलिटी 8 लाख से क्रिएट होगी। अब हम देखते हैं कि एंट्री क्या होगी। एंट्री ये होगी, कैश हमारे पास आएगा जब हम बॉन्ड इशू करेंगे तो कैश आएगा ना 8 लाख, वो हमारे पास आ गया 8 लाख, कैश डेबिट हुआ है। जब कैश क्योंकि एसेट नेचर का होता है, जब कैश में इंक्रीज़ आता है, एसेट में इंक्रीज़ आता है तो वो डेबिट होता है, इसीलिए कैश आपका डेबिट हुआ खड़ा है 8 लाख। दूसरी साइड पे आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, ठीक है ना, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, तो 8 लाख की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है बॉन्ड पेएबल के नाम से। यानी बॉन्ड पेएबल ये वो लाइबिलिटी है जो 8 लाख आपने लिए है ना, वो आपने वापस करने हैं फिर, ठीक है। समझ आ गई बात की, चलें आगे। अच्छा, फिर आगे क्या है, आगे ये है, अब पहले साल हम मिसाल के तौर पे उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, पहले साल, पहले 6 महीने बाद। अब पहले 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई है। 8 लाख मल्टीप्लाइड बाई 0.09, इसे 2 पे डिवाइड करो तो ये 36,000। मैंने पहले 6 महीने यानी 30 जून को आप क्या कर रहे हो, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब एंट्री क्या करोगे, बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो इंटरेस्ट होता है वो एक्सपेंस होता है, और ये वाला एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में शो किया जाता है। बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस ये डेबिट हो जाएगा, आवाज़ आ रही है, हाँ। बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस जब भी बढ़ता है वो डेबिट होता है, जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। अब बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस 36,000 से बढ़ गया, दूसरी साइड पे जो कैश है वो क्या हो गया, कैश, हाँ कैश कम हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ क्योंकि कैश आपसे गया है, आपने बॉन्ड होल्डर्स में 36,000 तकसीम किया है, ठीक है। ये एंट्री समझ आ गई आप लोगों को, कोई मसला तो नहीं, दोनों को बताओ, नहीं है, अब ऊंचा बोलो ना, चलो। अच्छा, अब 20 साल के बाद टाइम आ गया है जनाब, 2027 आ गया है, 31 दिसंबर। अब ये जो बॉन्ड आपने 8 लाख के लिए थे ना, वो अमाउंट जो ली थी आपने, वो आपने बॉन्ड होल्डर को वापस करनी है, और जो बॉन्ड आपने उनको दिए हुए थे वो उनसे ले लेने हैं। आपने जो कागज़ के टुकड़े उन्हें दिए थे वो वापस ले लो। क्या एंट्री होगी, बॉन्ड पेएबल। पहले जब बॉन्ड इशू किए थे तो लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, जब कम होती है तो डेबिट होती है। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड पेएबल डेबिट हो रहा है 8 लाख से, क्योंकि लाइबिलिटी अब कम हो रही है, और दूसरी साइड पे जो कैश है वो हमारे पास से जा रहा है, तो कैश क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। समझ आ गई ये एंट्री, क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं है। अब हम चलते हैं बॉन्ड डिस्काउंट और प्रीमियम की तरफ। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसकी एंट्री आसान होती है, इससे मिलती जुलती एंट्रीज आप पहले भी कर चुके हो। शेयर जब इशू करते थे हम, याद होगा आपको, प्रीमियम पे डिस्काउंट पे करते थे ना इशू, तो उनकी एंट्रीज करते थे, उससे थोड़ी बहुत आपको आगाही होगी। इनकी एंट्रीज आसान होती हैं, लेकिन इसकी जो अमोर्टाइजेशन है ना वो थोड़ी सी टेक्निकल है, जब समझाऊंगा तो वो इंशाल्लाह वो भी आपको आसान ही लगने लग जाएगी। अब ये जो है, ये सारा पैराग्राफ मैं एक एक वर्ड करके पढ़ूँगा और इसको मैं समझाऊँगा। 1 मिनट होल्ड करना। अच्छा, आवाज़ आ रही होगी आपको। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है बॉन्ड इशूअर पेज इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड। अब बॉन्ड इशूअर कौन है, कंपनी, ठीक है ना, कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है कोई, ठीक है ना। बॉन्ड इशूअर पेज इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड इन द इंडेंचर। इंडेंचर क्या था, वो जहाँ राइट्स लिखे होते हैं बॉन्ड होल्डर और उसके इशूअर ऑफ बॉन्ड के, तो उसके ऊपर रेट लिखा होगा, 9% है, 10% है, 6% है, जो भी है। अब उस रेट को वो कह रहा है, वो जो रेट है ना उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट रेट कहते हो। वो जो इंडेंचर के ऊपर लिखा होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट रेट कहते हो, या फिर उसे कूपन रेट भी कहा जा सकता है, या उसे स्टेटेड रेट भी कहा जा सकता है, या उसे नॉमिनल रेट भी कहा जा सकता है। मतलब एक चीज़ के 4 नाम उसने बता दिए हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर लो। इसने अपनी किताब के अंदर ज़्यादातर ये इस वर्ड का यूज़ किया, कॉन्ट्रैक्ट रेट। हालांकि इस बुक से हट के नॉर्मली जब भी जो है ना बॉन्ड की डिस्कशन होती है तो वहाँ कूपन रेट ये वाला वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। अब कहीं कूपन रेट आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, वही एक ही बात है, कूपन रेट, स्टेटेड रेट, नॉमिनल रेट और कॉन्ट्रैक्ट रेट, ठीक है ना।
तो ये उसके ऊपर लिखा होता है। अब यहाँ पे हमने जो अभी मिसाल ली थी उस पर 9% लिखा हुआ था, अभी जो पिछली एंट्रीज में ली थी 9% था, तो वो कूपन रेट कितना हुआ 9%। एक मिनट, हाँ जी आवाज़ आ रही है ना क्लियर? चले आगे। अच्छा आगे है द एनुअल इंटरेस्ट पेड इज़ डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द बॉन्ड पार वैल्यू बाय कॉन्ट्रैक्ट रेट। अभी हमने सीखा भी है, वो कहता है जो पार वैल्यू होती है ना बॉन्ड की जो पार वैल्यू है, मिसाल के तौर पे 1000 का बॉन्ड है, ऊपर लिखा होता है पार वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है कूपन रेट के साथ, स्टेटेड रेट के साथ या नॉमिनल रेट, जो भी आप उसे नाम दो, उस रेट के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है वो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है, वो एनुअल इंटरेस्ट की अमाउंट होती है। क्लियर? चलें आगे। वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट रेट इज़ यूजुअली स्टेटेड ऑन एन एनुअल बेसिस। वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट जो रेट है ना वो एनुअल बेस पे होता है, यानी ऊपर जो लिखा होता है पर एनम ना भी लिखा हो तो वो यही कंसीडर किया जाता है भाई ये पर एनम है, लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड है, नहीं लिखा तो वो पर एनम ही कंसीडर होता है। इवन इफ़ अगरचे इंटरेस्ट इज़ पेड सेमी एनुअली, अगर आप इंटरेस्ट सेमी एनुअली पे कर रहे हो ये एक अलग बात है, लेकिन जो रेट लिखोगे ना वो एनुअल रेट होता है हमेशा। ठीक है ना, बात समझ आ गई? उसके ऊपर रेट 9% लिखा हुआ है, नीचे आप एक नोट डाल के लिख देते हो कि इंटरेस्ट सेमी एनुअली पे किया जाएगा, लेकिन रेट आप 4.5% नहीं लिखोगे, रेट वही 9% ही लिखोगे। चाहे पे आप हर 6 महीने कर रहे हो, 4.5% के साथ कर रहे हो, वो एक अलग बात है। जो बॉन्ड को समझते हैं वो समझ जाएंगे कि भाई इसकी कैलकुलेशन में 4.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेना है, लेकिन रेट एनुअल लिखा होगा ऊपर। अच्छा अब वो कहता है फॉर एग्जांपल इफ़ अ कंपनी इशूज़ आप 8%, अब ये जो 7 इसकी परसेंटेज दी हुई है, इसका ये मतलब है कि 8% ये जो है ये उसका इंटरेस्ट रेट है या कॉन्ट्रैक्ट रेट, स्टेटेड रेट, नॉमिनल, कूपन रेट है। बॉन्ड पेइंग इंटरेस्ट सेमी एनुअली, अब वो कहता है ये रेट, ये वाला जो बॉन्ड है वो सेमी एनुअली इंटरेस्ट पे करेगा, लेकिन ये जो रेट है ये 8% होगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये इन्होंने की हुई है, मैंने आपको सिखाई भी है। ठीक है ना, 1000 1000 इसे मल्टीप्लाई करोगे 0.08 के साथ, ठीक है ना, फिर इसे 2 पे डिवाइड कर देना 40, मतलब हर 6 महीने बाद $40 मिलने हैं 1000 का बॉन्ड हो तो। समझ आ गई? चलें आगे। अच्छा अब यहाँ पे जितनी डिस्कशन हुई खड़ी है ना, यहाँ पे ये इन दोनों पैराग्राफ में थोड़ी सी इसने टेक्निकल कर दिया, मैं इसे आपको आसान करके समझाता हूँ। हम एक मिसाल लेते हैं, हम एक मिसाल ये ले रहे हैं, एक कंपनी है वो बॉन्ड इशू करके 8% इंटरेस्ट रेट दे रही है। अब और दूसरी साइड पे हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, हम तीनों इन्वेस्टर्स हैं, हम उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और हम ऐसे नहीं कि बड़ी कंपनी है अगर उसने बॉन्ड इशू कर दिया तो हम ऐसा धड़ाधड़ ख़रीद लेंगे उसका बॉन्ड, नहीं ऐसा नहीं, हम मार्केट की अवेयरनेस भी होगी। हम ये देखेंगे कि मार्केट रेट कितना है, मार्केट में यानी बैंक्स वगैरह, मार्केट में ये बैंक्स ही आ जाते हैं ना, कि ये कितना इंटरेस्ट देते हैं 1000 के पीछे हर साल। हम कंपनी के दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट रेट, कंपनी के दिए हुए कूपन रेट को मार्केट रेट के साथ मैच करके देखेंगे। अगर ये होगा बराबर, ठीक है ना, अगर ये बराबर होगा तो फिर हम चाहे बैंक में इन्वेस्ट करें 1000 रुपये, चाहे हम इन्वेस्ट करें उसमें कंपनी में इन्वेस्ट करें, एक ही बात है, सेम बात है। बात क्लियर हो रही है ना? ठीक है। अब उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पे कंपनी जो रेट दे रही है ना वो दे रही है 8 की बजाय 10%, यानी कंपनी का जो कूपन रेट है वो 8% नहीं है, वो 10% है। लेकिन मार्केट में जो रेट है ना वो है मिसाल के तौर पे 8%। अब कंपनी ज़्यादा रेट दे रही है और मार्केट में जो रेट है वो कम है, ठीक है ना। इस सूरत में इन्वेस्टर किस साइड पर जाएगा? कंपनी के साइड पे जाएगा, कंपनी। लेकिन कंपनी पता क्या करेगी? कंपनी कहेगी मैं 10% दे रही हूँ, मार्केट में 8 है, मैं मार्केट से ज़्यादा नहीं दूंगी आपको, तो मैं आपको जो बॉन्ड है
वो प्रीमियम पे आपको इशू करूँगी। रेट वही रहेगा, रेट वही 10% रहेगा, कैलकुलेशन भी 10% के मुताबिक होगी, लेकिन बॉन्ड जब मेरे से आप ख़रीदोगे ना, मैं आपको 1000 का नहीं दूंगा बॉन्ड, मैं आपको 1200 मिसाल दे रहा हूँ, 1200 रुपये का बॉन्ड दूंगा, ठीक है ना। फिर वो कंपनी क्या करती है कि कंपनी का अगर रेट मार्केट रेट से ज़्यादा हो तो वो ये नहीं चाहती कि इन्वेस्टर मार्केट से ज़्यादा कमाए, तो वो अपने बॉन्ड को महंगा कर देती है। रेट उसने 10% लिखा होता है, कैलकुलेशन भी 10% के मुताबिक ही चलेगी, जो आगे इंटरेस्ट मिलेगा वो भी 10% के मुताबिक, लेकिन स्टार्ट में जो बॉन्ड इशू किया जाएगा वो पार की बजाय प्रीमियम पे इशू कर दिया जाएगा। बात की समझ आई कि कोई भाम रह गया? दोनों बताओ मुझे। आवाज़ नहीं आई आपकी, नया समझ आ गई? चलो ठीक। अच्छा, अब डिस्काउंट क्या होता है? मिसाल के तौर पे जो कंपनी है ना वो 6% उसका इंटरेस्ट रेट है, यानी बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट वो दे रही है वो 6% के लिहाज से दे रही है, लेकिन मार्केट में जो रेट चल रहा है ना वो 8% चल रहा है। अब बताओ इन्वेस्टर किस साइड पे जाएगा? हाँ गुड, आपने पॉइंट पकड़ लिया, ठीक। आयशा समझ आई है आपको? कंपनी कहेगी कि मैं आपको डिस्काउंट पे दे देती हूँ, यानी जितना मार्केट से कमाओगे उतना मेरे से कमा लो, मेरे ऊपर भला कर दो, पैसे मेरे से ले लो, मैं मार्केट के बराबर आपको जो है ना आपको फ़ायदा उतना ही होगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मैंने आपको बड़े आसानी से ये समझा दिया है ना, इसकी बाकायदा कैलकुलेशन होती है, ये ऐसे तुक्के नहीं मारे जाते हैं। हम तो तुक्के मार रहे हैं ना इधर बैठ के कि इतना हो तो फिर इतना हो जाएगा, इसकी बाकायदा कैलकुलेशन होती है, और ये कैलकुलेशन फाइनेंस में सिखाई जाती है। अभी हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, और इस सेमेस्टर में आपका अकाउंटिंग है। जब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाऊँगा, अगर मैंने पढ़ाई तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें खुल के सामने आएगी, एग्जैक्ट आप कैलकुलेशन करके बताओगे, ठीक है ना, कि उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये सब कुछ इंशाल्लाह फाइनेंस में खुल के सामने आएगा। अब ये देखें, एक मिनट, उसने यहाँ पे एक डायग्राम सी बनाई है, इसे देखो। अब वो कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट रेट मार्केट से रेट से ज़्यादा हो तो बॉन्ड हमेशा प्रीमियम पे सेल हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट रेट मार्केट रेट के बराबर हो तो बॉन्ड पार पे सेल हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट रेट मार्केट रेट से कम हो तो बॉन्ड डिस्काउंट पे सेल हो रहा होता है। यही कहानी तो हम अभी बना रहे थे ना, समझ आ गई इसकी? दोनों बताओ, क्लियर है? चलें आगे, आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि इशूइंग बॉन्ड एट अ डिस्काउंट, कि अगर डिस्काउंट पे बॉन्ड को इशू किया जाए तो उसकी एंट्रीज़ वगैरह क्या होंगी, कैलकुलेशन वगैरह उसके बारे में। अ डिस्काउंट ऑन बॉन्ड पेएबल अकर्स व्हेन कंपनी इशूज़ बॉन्ड विद अ कॉन्ट्रैक्ट रेट लेस देन मार्केट रेट। अभी मैंने बताया मार्केट रेट से अगर कम होगा इसका रेट तो फिर ये डिस्काउंट पे अपना बॉन्ड सेल करेगा। दिस मीन्स डैट द इशू प्राइस इज़ लेस देन पार वैल्यू, यानी जो आपकी प्राइस है बॉन्ड की उससे कम पे आप बेचोगे, ठीक है ना। टू इलस्ट्रेट एज्यूम डैट फिला अनाउंस, फिला को कंपनी है या कुछ है, ठीक है ना, अनाउंसेज एन ऑफर टू इशू बॉन्ड विद 100,000, इंग्लिश में पढ़ेंगे 100,000, यानी 1 लाख के वो बॉन्ड इशू कर रही है। वो कितने बॉन्ड हैं इससे हमारा गर्ज नहीं, अगर वो पूछेगा कहीं न्यूमेरिकल में तो हम बता देंगे, लेकिन हम टोटल अमाउंट को लेके चल रहे हैं, यानी 1 लाख के बॉन्ड इशू कर रहा है, वो कितने हैं हमें इससे गर्ज नहीं। पार वैल्यू, वो 1 लाख पार वैल्यू है। विद 8% एनुअल कॉन्ट्रैक्ट रेट, लेकिन पेड सेमी एनुअली। फिर वही बात, अब मुझे आप कराओ कैलकुलेशन, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे भला, कितना बनेगा? हाँ 0.08 से इसे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 8,000, उसे 2 पे तकसीम करो तो 4,000, मतलब 4,000 हर 6 महीने बाद मिलेगा। ये कैलकुलेशन हमने इसकी सीख ली। एंड 5 ईयर प्लान, अब देखो ईयर 5 है, लेकिन जब उसे 6 में करोगे ना तो फिर 10 टुकड़े बन जाएंगे। पहला 6 महीना, फिर दूसरा 6 महीना, ये 2 हो गए, फिर अगला 6 महीना, फिर अगले 6 महीने, है 5 साल के लिए, लेकिन आप
हर 5-6 महीने बाद दे रहे हो तो टोटल जो टाइम पीरियड बनेगा ना वो 10 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। क्लियर है ना। आल्सो एज्यूम दैट द मार्केट रेट फॉर फिला बॉन्ड्स इज़ 10%। अब वो कहता है जो मार्केट रेट है, मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 10% है, लेकिन ये जो दे रहा है वो 8% है, तो इसलिए इसे डिस्काउंट पे बेचना पड़ रहा है। दीज बॉन्ड्स देन विल सेल एट डिस्काउंट सिंस द कॉन्ट्रैक्ट रेट इज़ लेस देन द मार्केट रेट। वो कहता है ये डिस्काउंट पे बिकेंगे, क्यों, वजह बता रहा है। सिंस सिर्फ वो उसमें यूज़ नहीं होता, वो आपका जो एक टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंस जो है ये बिकॉज की तरह भी यूज़ होता है रीज़न बताने के लिए, दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, तो हाँ इससे हटते हैं कि मार्केट रेट ज़्यादा है और ये जो आपकी कूपन रेट है वो कम है, तो डिस्काउंट पे बिकेगा। द एग्जैक्ट इशू प्राइस फॉर दीज बॉन्ड इज़ 92.77 और 92.277% ऑफ पार वैल्यू। अब ये जो कैलकुलेशन है ना ये वाली, उसके बारे में वो बता रहा है। वी शो हाउ टू कंप्यूट दिस इशू प्राइस लेटर इन दिस चैप्टर। अब ये अमाउंट निकलेगी कैसे, यानी मार्केट में तो 10 का है लेकिन मेरा जो रेट है वो है 8%, तो मुझे कितना डिस्काउंट पे बेचना है अपना, यानी वो कितना अमाउंट होगी, वो अमाउंट इसी चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। अभी मैं भी आपको नहीं समझा रहा, इसकी कैलकुलेशन अगले हिस्से में जाके पढ़ेंगे उसकी कैलकुलेशन। फ़िलहाल हम ये मान रहे हैं, उसने जो हमें बता दिया है कि जो बॉन्ड है वो 1 लाख के बॉन्ड थे लेकिन वो डिस्काउंट पे $92,277 के बिक रहे हैं। अभी फ़िलहाल आप इतना मान लो, लेकिन ये कैलकुलेट कैसे हुआ आगे समझेंगे। समझ आ गई बात? चलूँ आगे। अच्छा, अब हमने सबसे पहली जो हमारी एंट्री होगी ना वो क्या होगी, वो होगी कि कैश हमारे पास कितना आया, वो आया 92,277। कैसे आया वो बाद में सीखते हैं। 92,277 हमारे पास कैश आएगा, लेकिन जो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी वो 1 लाख की होगी। क्यों? थोड़ी देर पहले लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जब बॉन्ड वापस लिया जाता है ना तो उस बॉन्ड के ऊपर जितनी वैल्यू लिखी होती है वही उतनी अमाउंट वापस करनी पड़ती है। यानी जब मैच्योरिटी आती है 20 साल बाद, 10 साल बाद, तो जितने का बॉन्ड है ना उतनी अमाउंट वापस करनी पड़ती है। तो इसलिए जो हमारी लाइबिलिटी है वो 1 लाख की ही होगी। ये और बात है कि हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं, यानी हमारे पास जो कैश आ रहा है वो 92,277 आ रहा है, लेकिन हमारी जो लाइबिलिटी है वो 1 लाख की क्रिएट होगी। 20 साल बाद हमें 1 लाख ही लौटाने हैं उसे, 5 साल बाद, 4 साल बाद, जितनी भी मैच्योरिटी हो। ठीक है, लेकिन अब आप ये देखो कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये तो बैलेंस होनी चाहिए, ये बैलेंस है नहीं, तो कैसे बैलेंस करेंगे। ये देखो, ये जो आपने उसको डिस्काउंट दिया है ना, डिस्काउंट ये एक तरह का कंपनी का एक्सपेंस होता है एक तरह का, लेकिन अभी इसकी भी अमोर्टाइजेशन करेंगे, लेकिन सिर्फ समझने की हद तक जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा एक्सपेंस नेचर का होता है। जब वो बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो डिस्काउंट और बॉन्ड पेबल, आप बॉन्ड पे डिस्काउंट दे रहे हो तो बॉन्ड पे डिस्काउंट दे रहे हो तो ये एक्सपेंस नेचर का, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है 7,723 के साथ। अब 7,723 और 92,277 इन दोनों को ऐड करो तो 1 लाख हो जाएगा और ये दोनों एंट्रीज बराबर हो जाएंगी डेबिट क्रेडिट साइड। समझ आई बात की? अच्छा, आपको ऊंचा बोलो ना, समझ नहीं आती मुझे आपको। चलो ठीक है, ये एंट्री भी समझ आ गई ना, इनके पीछे लॉजिक क्या, रटना नहीं, एंट्रीज को कभी भी रटना नहीं, लॉजिकली एंट्रीज को लेके चलना। अच्छा, अब हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। बैलेंस शीट में हम इस तरह शो करते हैं, बॉन्ड पेबल 8% ड्यू दिसंबर 31, 2013। हम लिख देते हैं कि 2013 में, अभी 2008 है मिसाल के, तो 2013 में हमने ये बॉन्ड वापस करना है। लाइबिलिटी जो है ना वो 1 लाख की है, लेकिन उसमें से लेस कर देते हैं हम, क्या, लेस डिस्काउंट और बॉन्ड पेबल, जो वो कितना है 7,723, वो लेस करेंगे तो अभी लाइबिलिटी कितनी है 92,277 रुपये या डॉलर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आई बातें। अच्छा, अब हम जो है ना
अ बॉन्ड डिस्काउंट और अमोर्टाइजिंग अ बॉन्ड प्रीमियम, उसको समझाने से पहले ना मैं एक मिसाल लेता हूँ, फिर इसकी तरफ जाते हैं। जब ये मिसाल आपको समझ आ जाएगी ना तो ये टॉपिक फटाफट समझ आ जाएगा। ये अमोर्टाइज कर क्यों रहे हैं, इसकी रीज़न आपको पता चलेगी, वजह। डिस्काउंटिंग आसान है, डिस्काउंटिंग कह रहा हूँ, अमोर्टाइजिंग ऑफ डिस्काउंट ये बहुत आसान है, कैलकुलेशन है, आपको ऐसे समझा दूंगा फटाफट समझ। लेकिन आपको इसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, उसका पता होना चाहिए, करते क्यों हैं उसका पता। आप लोगों में से किसी को पता है तो मुझे बताए, किसी को शायद पहले ही पता हो, है किसी को पता? आखिर क्लास में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। देखो, जब बॉन्ड मैच्योरिटी पे वापस करना होता है तो उसकी जो फेस वैल्यू है उसी पे वापस करना होता है, या जो डिस्काउंटेड अमाउंट है उस पर वापस करना होता है? फेस वैल्यू पे वापस करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी अमाउंट है लाइव इस बैलेंस शीट में वो तो 92,277 आ रही है, तो क्या आप 92,277 वापस करोगे? आपने तो 1 लाख नहीं वापस करना, तो यहाँ क्यों लिखा है 92,277? वो तो डिस्काउंट पे तो दिया है, लेकिन यहाँ आप 1 लाख लिख देते। यहाँ 1 लाख क्यों नहीं लिख रहे? 1 लाख होना चाहिए ना। हमने देखो लाइबिलिटी है भाई, हमने 1 लाख ही वापस करना है ना। बैलेंस शीट में 1 लाख ही शो कर देते, 1 लाख में से ये डिस्काउंट क्यों कर रहे हो? ये नहीं करना चाहिए था ना। इसका ये मतलब है कि आपको 92,277 वापस करना है, 1 लाख नहीं करना। इसका तो ये मतलब शो हो रहा है कि नहीं हो रहा? यही हो रहा है ना कि आपको 92,277 वापस करना है, 1 लाख नहीं करना, हालांकि ये नहीं है। अब इसको 1 लाख कैसे बनाना है? ये जो आपने जो डिस्काउंट दिया है ना, इसे हर साल कम करते जाना है, इसे हर साल कम करते जाना है, इसे कम करते 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 0 तक ले जाना है। देखो 7,723, अगर 723 इसमें से निकाल दूँ, बाकी देखो मैं करके दिखा देता हूँ। अगर 7,723 में से 723 में लेस कर देता हूँ पहले साल, तो 1 लाख में से अगर 7,000 लेस हो तो कितना आएगा? 93,000 आएगा ना। तो ये अमाउंट बढ़ जाएगी ना, लाइबिलिटी बढ़ेगी ना। हमने यही करना है, हमने ये जो अमाउंट है ना इसको हर साल कम करना है, इसी को अमोर्टाइजिंग कहते हैं। इस अमाउंट को हर साल कम करते जाना है ताकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 1 लाख आ जाए, क्योंकि हमारी जो लाइबिलिटी होगी ना 2013 में वो 1 लाख होगी, ना कि 92,277। इसलिए ये सारा प्रोसेस हम करने लगे हैं। अब इसकी लॉजिक का पता चला, कुछ समझ आई है लॉजिक की? दोनों बताओ, चलो ठीक। अच्छा, अब एक होती है, एक यहाँ पे मैं आपको वैसे बताता ही चलूँ, एक होती है डेप्रिसिएशन, एक होती है अमोर्टाइजेशन। दोनों के फ़र्क का पता है आप लोगों को? एक डेप्रिसिएशन, एक अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन आपने पढ़ी भी होगी किसी ना अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग फर्स्ट सेमेस्टर। अमोर्टाइजेशन किसकी होती है? देखो एक रूल याद रख लो, जो डेप्रिसिएशन है ना वो हमेशा फिक्स्ड एसेट की अमाउंट जब कम होती है ना उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल चीज़ों की होती है। अब वो लाइबिलिटी भी हो सकती है, ये भी तो इंटेंजिबल है ना एक तरह से। बॉन्ड डिस्काउंट एक इंटेंजिबल है, हमने खुद से क्रिएट किया हुआ ना। ये जो बॉन्ड की लाइबिलिटी है ये एग्जिस्टेंस रखती है, लेकिन जो डिस्काउंट और बॉन्ड है ये हमने खुद से क्रिएट किया, फर्जी है, इंटेंजिबल है, यानी इसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जिस चीज़ की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस ना हो ना उसकी वैल्यू का कम होना अमोर्टाइजिंग कहलाता है। जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस ना हो उसकी वैल्यू का कम होना अमोर्टाइजिंग कहलाता है। चलें आगे। अब आपको लॉजिक पता चल गई कि ये करते क्यों है अमोर्टाइजिंग, यानी इस वैल्यू को हर साल कम करना है, उसकी लॉजिक का पता चल गया। अब हम
बात को आगे बढ़ाते हैं और कैलकुलेशन सीखते हैं कि अमोर्टाइजिंग करनी कैसे है और इसके कितने मेथड हैं ये देखते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है फिला रिसीव्स, यानी जो कंपनी है जो भी कोई नाम है, रिसीव 92,277 फॉर इट्स बॉन्ड्स, इन रिटर्न इट मस्ट पे बॉन्ड होल्डर 100,000, यानी उसने 92,277 लिया और उसे 1 लाख वापस करना है आफ्टर 5 ईयर, प्लस सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, यानी उसे 1 लाख भी वापस करना है और हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट भी देना है। 2 चीज़ें उसने वापस करनी है, एक 1 लाख और हर 6 महीने बाद वाला इंटरेस्ट, ठीक है ना। द 7,723 डिस्काउंट इज़ पेड to the bond holder at maturity and is the part of cost of using the 92,277 for 5 years, the upper portion of the panel। अब यहाँ पे उसने पैनल में ना कैलकुलेशन इसकी सिखाई है, मैं वहीं से आपको समझा देता हूँ। यहाँ से ये देखो, अमाउंट रीपेड टू बॉन्ड होल्डर, जो बॉन्ड होल्डर को अमाउंट हमने पे करनी है ना, वो कौन कौन सी पे करनी है। एक तो उसे इंटरेस्ट वापस करना है। आवाज़ आ रही है? माइक तो ओपन करके बैठो। हाँ, एक तो हमने उसे इंटरेस्ट देना है। अब इंटरेस्ट कितना देना है हमने, अभी निकाल लेते हैं। कितना था हमारा? 8% है, यहाँ दिया होगा ना। हाँ, 8% सेमी एनुअली। ये देखो 1 लाख है, 8% ले लो, 8,000, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 साल का 40,000 नहीं बनेगा? ऐसे ही है ना, समझ आएगी? अच्छा हाँ, लेकिन इसका एक और भी तरीका है, आप इस तरह भी कर सकते हो। 1 लाख लो, ज़रब दो 0.04, वो 8 का हाफ कर दो, 4,000। अब इसे कितने के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 के साथ या 10 के साथ? हाँ, अब 10 के साथ। कोई आया है? वाह जी वाह, ये इतना लेट। अच्छा, ये 40,000। तो दोनों तरीक़ों से आप कैलकुलेट कर सकते हो। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमने कितनी अमाउंट बॉन्ड होल्डर को देनी है। एक तो हमने 40,000 उसे देनी है, यानी 5 साल में 40,000 इंटरेस्ट बनता है, वो हमने उसे देना है। 4,000 हर 6 महीने बाद, वो हमने। और दूसरा पार वैल्यू एट मैच्योरिटी 1 लाख, वो 1 लाख जो बॉन्ड की अमाउंट थी वो भी तो वापस करनी है ना। तो टोटल रीपेड टू द बॉन्ड होल्डर, जो टोटल अमाउंट हमने बॉन्ड होल्डर को रीपे करनी है वो करनी है 1,40,000। ठीक है, क्लियर। अब इसमें से लेस कर दो, लेस अमाउंट बारोड फ्रॉम बॉन्ड होल्डर। लेकिन बॉन्ड होल्डर से हमने लिए कितने हैं? वो लिए हैं 92,277, यही लिए हैं ना, 92,277। टोटल बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना पड़ा? 1,40,000 तो हमने उसे देना है और 92,000 उससे लिया है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है 47,723, ये हमारा एक्सपेंस है। या इसको मैं आसान करता हूँ, 1 लाख हमने लिया बॉन्ड होल्डर से, मेरी मिसाल इसकी तरफ नहीं, इसे छोड़ो, मेरी मिसाल पे गौर करो। 1 लाख हमने लिया, ठीक है ना, और उस पर सिर्फ हमने 5,000 इंटरेस्ट देना है, सिर्फ 1,000 लिया, फिर उसे हम 1 लाख लिया और 1 लाख हम उसे वापस कर रहे हैं, और साथ में हम उसे 5,000 भी दे रहे हैं। तो हमने अपने तरफ से कितने पैसे दिए उसे? 1 लाख तो उसका अपना था जो उसको लौटा दिया, हमने कितने दिए? 5,000 दिए। तो ये वही अमाउंट है। 1,40,000 उससे हमने लिया, नहीं सॉरी, 1,40,000 हमने उसको देना है और 92,277 उसने हमें दिया। तो इसका ये मतलब है हमने अपनी जेब से, अपने पल्ले से 47,723 हमारा ये एक्सपेंस है, ये हमें पड़ेगा। बाकी तो वो उसके अपने पैसे थे, वो तो वापस ले जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये जो 47,723 है, इसकी कैलकुलेशन एक और तरीके से भी हो सकती है। कैसे? कि आप लोग 10 पेमेंट्स ऑफ 4,000, यानी
अभी आपको करके दिखाई है। सेमी एनुअली 4 लोग हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4000। दूसरा प्लस डिस्काउंट, जो आप उसे डिस्काउंट दे रहे हो वो 7723 रुपये का है। दोनों को जमा करो तो ये भी 47,723 बनता है। मतलब ये वो अमाउंट है, इस तरीके से कैलकुलेट करो या इस तरीके से कैलकुलेट, ये वो अमाउंट है जो हमने अपने पल्ले से देनी है, अपनी जेब से देनी है। जो वो उधार हमें दे रहा है वो तो उधार उसको वापस करना है हमने। ये असल ये एक्सपेंस हमें पड़ रहा है। क्लियर? इसकी दो तरह की कैलकुलेशन, इस तरीके से करो या इस तरीके से। क्लियर है? आगे चलें। अब हमने ये देखना है कि हर साल मतलब हमें कितना एक्सपेंस पड़ेगा हर साल। 47,723 ये तो 5 सालों का है, और हम चल रहे हैं सेमी एनुअली भी चल रहे हैं, यानी हमने जो 5 है उसके 10 हिस्से बनाए हुए हैं। पहले 6 महीने बाद, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने। तो आप इस 47,723 को 10 पे कर दो तकसीम, वो आ जाएगा 4,772। यानी ये वो बॉन्ड एक्सपेंस है जो आप हर पीरियड बेयर कर रहे हो, यानी हर 6 महीने बाद आप 4,772 रुपये बेयर कर रहे हो। ये आपका एक्सपेंस है। समझ आई? अब हम एंट्री देखते हैं। एंट्री टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट पेमेंट एंड अमोर्टाइजेशन। अब बॉन्ड हमने कौन सा बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस अभी हमने निकाला है कि हर 6 महीने बाद हमने कितना पे करना है। हमें कितना एक्सपेंस, सॉरी हमें एक्सपेंस कितना पड़ रहा है 4,772 रुपये, वो 4,772 लिख देंगे। क्लियर? आवाज़ आ रही है? अभी मैं एंट्री समझा रहा हूँ, फिर इसके पीछे भी आते हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। फिर डिस्काउंट ऑन बॉन्ड पेबल, ओहो 772 आ गया और कैश आ गया 4,000। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी लॉजिक बताता हूँ इस एंट्री की। देखो, बॉन्ड होल्डर को हर 6 महीने बाद आपने 4,000 देना है या 4,772 देना है, मुझे सिर्फ इतना बताओ। अभी तक हमने पढ़ा है 4,000 देना है ना। कैश हमें से आउट होगा 4,000 सिर्फ। तो ये हम एक्सपेंस में 4,772 क्यों लिख रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आई। आप लोगों को है इसकी समझ? हाँ, ये जो डिस्काउंट हमने डेबिट किया था ना, कितनी अमाउंट के साथ, डिस्काउंट कितनी अमाउंट के साथ डेबिट किया था, ये 7,723। हर 6 महीने बाद 772 रुपये के साथ उसको क्रेडिट करते चले जाओ, ताकि वो कम हो जाए और दूसरी साइड पे एक्सपेंस बढ़ाते चले जाओ। और ये जब कम होगा 772, तो ये अमाउंट कम होगी, ये वाली। इस 7,723 में से 772 कम हो जाएंगे। जब ये कम होंगे तो ये अमाउंट बढ़ने लग जाएगी, और हम चाहते भी यही हैं, और अमोर्टाइजेशन हम कर ही इसीलिए रहे हैं। बात समझ आई? अब लिंक पैदा हुआ है इन चीज़ों के दरमियान। अच्छा आप बताओ, समझ आ रही है? ठीक है। ये होती है डिस्काउंट। जब हमने बॉन्ड इशू किया था तो डिस्काउंट क्या किया था, ये देखो, डेबिट किया था, ये डेबिट किया था हमने। अब उससे जब क्रेडिट करेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा करके, जब डेबिट किया था तो 7,723 के साथ किया था। इस अमाउंट को हमने नील करना है, ज़ीरो करना है। तो इसको हम हर 6 महीने बाद थोड़ी थोड़ी अमाउंट के साथ हम क्या करते चले जाएंगे, क्रेडिट करते चले जाएंगे। असल मकसद है हमारा इस वैल्यू को 1 लाख बनाना, इस वैल्यू को कम करना, इसको बढ़ाना। जब ये कम होगी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, इसलिए हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। समझ आ गई? अब आगे चलें। अब ये जितना कुछ अंदर लिखा हुआ है ना, सब मैंने आपको समझा दिया, जो वर्ड्स में लिखा हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक टेबल भी बनता है, टेबल, उसे देख लेते हैं। ये इन्होंने 10 जो है ना एंट्रीज डाली हुई हैं 2008 की, 6 महीने बाद है ना। फिर 2009 में 2 आएंगी, फिर 2010 में 2 आएंगी, 11 में 12, 13, इस तरह ये 10 बन गए। अब कैरिंग वैल्यू ये वाली वैल्यू है। ये जो बैलेंस शीट में आपको शो हो रही होगी ना, कैरिंग, ये वाली वैल्यू 92,277, ये कैरिंग वैल्यू होगी। कैरिंग बुक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ये कैरिंग वैल्यू है। स्टार्ट में ये कितनी होगी, स्टार्ट में ये होगी 92,277।
और अनएमोर्टाइज डिस्काउंट कितना था 7,723। फिर जब हम अगले 6 महीने जाएंगे ना तो इसमें से 772 रुपये लेस करेंगे इस अमाउंट से, इस इधर से लेस करेंगे और इधर ऐड कर देंगे, क्योंकि इधर से कम होगी इधर बढ़ जाएगी। ये देखो 7,723 में से 772 लेस करो, कितना बना बाकी अमाउंट 6,951, 6,951 यहाँ आ गया, और 772 जो लेस किया था इधर आके ऐड कर दो इस अमाउंट में, 92,277 प्लस 772, ये आ गया 93,049। इसमें से फिर 772 लेस करो, इधर ऐड करो, इसमें लेस करो, इसमें ऐड करो, इसमें लेस करो, इसमें ऐड करो, इसमें लेस ऐड, ये कम होते 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 ज़ीरो तक आ जाएगी, ये 1 लाख तक पहुंच जाएगी। और यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम इस डिस्काउंट अमाउंट को, सिर्फ डिस्काउंट, देखो टोटल एक्सपेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है वो दर हकीकत 40,000 है, हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस 40,000 है। ये जो ऊपर 7,000 मिला हुआ है ना, ये डिस्काउंट वाला है, ठीक है ना। और हम सिर्फ डिस्काउंट वाली अमाउंट को अमोर्टाइज करेंगे, सारा इंटरेस्ट ना लिख देना, 47,000 ना लिख देना, ये हम कम करते चले जाएंगे, ये 1 लाख तक पहुंच जाएगा। और फिर कैरिंग वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर हुआ ये? अच्छा, ये अब आपको समझ आ गया मतलब। देखो 1 लाख प्रीमियम में क्या था, 1 लाख के बांड थे, लेकिन हम 7,720 ज़्यादा का जो है ना प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो अमाउंट कितनी बनी 1,07,720, ठीक है ना, यानी प्रीमियम पे ये अमाउंट हमारे पास आई है। अब मुझे ये बताओ, आया हमने इतनी अमाउंट वापस करनी है या सिर्फ 1 लाख वापस करना है? हाँ, तो 1 लाख, तो इसको अब अमोर्टाइज़ करेंगे, ये जो अमाउंट ज़्यादा है ना इसे कम करना है, ये जो अमाउंट ज़्यादा आई खड़ी है इसको कम करना है, इसे कम करना है, इसे ज़ीरो तक पहुंचाना है, तो ये 1 लाख आ जाएगी। बिल्कुल वही जैसे हमने डिस्काउंट में पढ़ा है उसी तरह हम ये प्रीमियम में करेंगे। क्लियर है? थोड़ी सी एंट्री यहाँ पे मुख्तलिफ होगी, क्या होगी, कैश हमारे पास 1,07,720 आया है, दूसरी साइड पे बॉन्ड पेबल यानी हमारी जो लाइबिलिटी है वो 1 लाख की है, प्रीमियम ऑन बॉन्ड पेबल वो है 7,720, वो 7,720 है। और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, जब डिस्काउंट आप देते हो तो वो एक्सपेंस नेचर का होता है, वो हम जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, लेकिन डिस्काउंट जब आप लेते हो एक तरह से, ठीक है ना, या जितनी अमाउंट थी उससे ज़्यादा ले रहे हो तो वो आपका प्रीमियम होता है। तो प्रीमियम रेवेन्यू नेचर का होता है, और रेवेन्यू जब बढ़ती है तो वो हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए यहाँ ये क्रेडिट हुई खड़ी है। लेकिन जब आप इसकी अमोर्टाइजेशन करोगे तो इसको डेबिट करोगे, सही है। अब मुझे समझाने की आप मुझे ये बताओ, मुझे समझाने की ज़रूरत है अब प्रीमियम की कैलकुलेशन, या डिस्काउंट आप समझ के उसी पे कियास करते हुए प्रीमियम आप समझ लोगे ना। ये कैलकुलेशन भी बिल्कुल उसी तरीके की है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, यहाँ क्या होगा 7,720, यहाँ 1,07,720, यहाँ पे 772 जितनी भी उसकी अमाउंट बनेगी कैलकुलेशन करके 772 बन रही है, हाँ 772। तो 772 इधर से भी कम करना है आपने, इधर से भी कम करना है, इधर से भी कम करना है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से दोनों साइडों से कम करते चले जाओगे, ये 0 तक पहुंच जाएगी और ये 1 लाख तक पहुंच जाएगी, और 1 लाख हमारी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, हमारी जो अमोर्टाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर कट।